जय हिंद। देश की आज़ादी के 76 वर्ष हो चुके हैं। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तब हमारे राष्ट्र निर्माताओं के समक्ष एक ऐसी व्यवस्था बनाने की चुनौती थी जिससे राष्ट्र का निर्माण न केवल स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों के आधार पर हो, बल्कि उसका संचालन विश्व की स्थापित उच्च लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से भी हो। भारत की विविधता, लंबी पराधीनता, लोकतांत्रिक मूल्यों की अनभिज्ञता जैसी चुनौतियों के साथ विश्व के उच्चतम मानदंडों पर आधारित लोकतांत्रिक संविधान की संरचना के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। हमारे राष्ट्र निर्माता लिखित संविधान की तैयारी में जुट गए। प्रख्यात संविधानविद ग्रेनविल ऑस्टिन लिखते हैं कि हम इस संविधान का अस्तित्व एक सामाजिक क्रांति का वक्तव्य था। यह आधुनिकता की ओर ले जाने वाली शक्ति का द्योतक था। ग्रेनविल विवेचना करते हैं कि अतीत में ऐसे कई संविधानों की रचना हुई जिसमें स्वतंत्र राज्यों के प्रतिनिधियों ने समान हितों के लिए सरकार का निर्माण किया। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। वर्ष 1873 में फ्रांस, 1936 में सोवियत संघ और 1949 में जर्मनी में जब संविधानों की रचना की गई तो वे सार्वभौमिक थे। नाइजीरिया ने अपना संविधान औपनिवेशिक छत्र छाया में बैठकर तैयार किया, परंतु भारत का उदाहरण अनुपम है। भारत के सार्वभौमिक लोगों ने वर्ष 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कार्य करते हुए ऐसे समय में संविधान का निर्माण किया जब भारत उपनिवेशवाद के चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हो रहा था। म्यांमार और पाकिस्तान का उदाहरण ठीक इसके विपरीत है। म्यांमार में संविधान निर्माण का कार्य बहुत ही छोटे समूह द्वारा जल्दबाजी में किया गया था, जबकि पाकिस्तान 1960 तक संविधान सभाओं और संविधान निर्माण के परीक्षणों में सर्वथा असफल रहा। ग्रेनविल जिसे सामाजिक क्रांति कहते हैं, उसे अत्यंत सभ्य देशों में स्त्रियों के मताधिकार प्राप्त की समय तालिका से समझा जा सकता है। आधुनिक संसदीय लोकतंत्र का जन्मदाता होने के गौरव से संपन्न ब्रिटेन में स्त्रियों को मताधिकार 1928 में प्राप्त हुआ, मैग्ना कार्टा बनने के लगभग 700 वर्षों के बाद। अमेरिका में 1920 में संविधान की घोषणा के 150 वर्षों के बाद, और यूरोपीय समझ के अनुसार विश्व इतिहास के अकेले लोकतंत्र ग्रीस में 1952 में यह अधिकार महिलाओं को मिला। वहीं भारत में संविधान बनने के साथ ही स्त्रियों के मताधिकार की व्यवस्था की गई। कई बार संविधान पर प्रश्न उठाने के क्रम में कुछ लोग संविधान सभा की वैधता और नैतिकता पर भी प्रश्न उठाते हैं। उनका मानना है कि अंग्रेजों की छत्रछाया में संगठित संविधान सभा जनप्रतिनिधि होने का दावा नहीं कर सकती। देखा जाए तो संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत था, परंतु सभी मतों का प्रतिनिधित्व भी था। संविधान सभा के वाद विवाद इस बात के गवाह हैं कि बहुमत ने कभी भी अपना मत थोपने का प्रयास नहीं किया। संविधान सभा में हिंदू महासभा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अनुसूचित जाति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देसी रियासतों के प्रतिनिधियों में वीटी कृष्णमाचारी, रामास्वामी मुदलियार, एन माधवराव और बीएल मित्र का नाम उल्लेखनीय है। ख्याति प्राप्त नेताओं में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, मौलाना आज़ाद का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। नेहरू और पटेल की विचारों में भिन्नता होने के बावजूद दोनों संविधान संरचना के सशक्त स्तंभ थे। इस प्रकार भारत का संविधान गहन मंथन एवं वाद विवाद के बाद तैयार किया गया। इनमें हर उस महत्वपूर्ण मूल्य एवं प्रावधान को रखा गया जो एक प्रगतिशील लोकतंत्र के निर्माण के लिए आवश्यक था, परंतु यह ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है कि संविधान राष्ट्र के संचालन की रूपरेखा मात्र तैयार करता है। इसको अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों और संवैधानिक संस्थानों की होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि एक मशीन की तरह संविधान भी निर्जीव है। इसमें प्राणों का संचार उन व्यक्तियों द्वारा होता है जो इसे चलाते हैं। भारत में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ईमानदार हों, देश के हित को सर्वोपरि रखें। हमारे जीवन में विभिन्न तत्वों के विघटनकारी प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है। हमारे सांप्रदायिक, जातिगत, भाषागत, प्रांतीय आदि अंतर हैं। अतः इस संविधान के लिए दृढ़ चरित्र वाले लोगों की तथा दूरदर्शी लोगों की ज़रूरत है, जो छोटे छोटे समूहों तथा क्षेत्रों के लिए देश के व्यापक हितों का बलिदान न दें और उन पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ सके जो इन अंतरों के कारण उत्पन्न होते हैं। हम यही आशा कर सकते हैं कि देश में ऐसे लोग प्रचुर मात्रा में सामने आएं।
भारत भौगोलिक विस्तार मात्र नहीं है और न ही केवल एक राजनीतिक इकाई भर। इसकी सजीव विविधता और तमाम संघर्षों के बावजूद अटूट रहने की क्षमता इसे पश्चिमी सभ्यता पर आधारित राष्ट्र की तमाम बौद्धिक परिभाषाओं और ऐतिहासिक अनुभवों से अलग करती है। भारत एक विचार के रूप में एक भरोसा, एक विश्वास है जो कि राष्ट्रीय आंदोलन की ही देन है। भारत समूचे विश्व को कुछ अनूठा योगदान दे सकने के लिए नियति द्वारा संकल्पित है। आज एक बार फिर से हम सबको भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बात याद करनी होगी कि जब वह भारत माता की जय बोलते हैं तो हमें जानना होगा कि हम किसके जय की बात कर रहे हैं। आखिर भारत माता कौन है? हम अपनी आत्मकथा में पंडित नेहरू इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हिंदुस्तान के नदी, पहाड़, जंगल, खेत हमें प्यारे हैं, लेकिन असल में भारत माता सारे मुल्क में फैले करोड़ों लोगों की जय है और उनकी ही जय है। उनकी जय भारत माता की जय है। कई बार यह भ्रम फैलाने का प्रयास किया जाता है कि संविधान के प्रावधान समय के साथ अनुपयोगी हो चुके हैं। ऐसे विचारों को सावधानीपूर्वक परखने की आवश्यकता है और उसके निहितार्थ को समझने की आवश्यकता है। समानता, बंधुत्व, कानून का शासन, संविधानवाद ऐसे मूल्य हैं जिन्हें मानव समाज ने कई बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है और ये नैसर्गिक न्याय के मूल आधार हैं। हमने अपने संविधान को इन मूल्यों के ढांचे में ढाला है। साथ ही संशोधन के प्रावधानों ने इसे आवश्यक लचीलापन भी प्रदान किया है। इस संविधान को बदलने की बात करने से पहले हमें 9वें राष्ट्रपति KR नारायणन की बात याद कर स्वयं से पूछना चाहिए कि हमने संविधान को असफल कर दिया है या संविधान ने हमें असफल किया।